हेलो दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। हाई एंड लो बीपी क्या होता है एंड ईसीजी रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं ये जानेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि रक्त वाहिनियाँ होती है। उसका एक नेट बना होता है। अगर हम अपने ब्लड वेसल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो 95,000 किलोमीटर की करीब होती है। मतलब 4 से 5 लीटर ब्लड रिसाइकल होता है। ब्लड वेसल अंदर से ऐसे होते हैं। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियाँ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होते हैं और वॉल मस्कुलर होती है। जब इस वेसल में ब्लड फ्लो होता है तब ब्लड का प्रेशर वॉल पे आता है। उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड वेसल्स मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होने के कारण इजीली ब्लड का प्रेशर सहन करती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नीचे वाले 2 पार्ट्स होते हैं, जो 2 चैम्बर्स होते हैं, वो वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम होते हैं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तब ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर पड़ता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तब ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है। उस प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन दोनों के बीच में होता है। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इन दोनों के बीच में होता है। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये ब्लड प्रेशर का यूनिट है। इन दोनों को मिला के जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है वो 120/80 होता है। 120 हुआ सिस्टोलिक, 80 हुआ डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले उपकरण को रक्तचाप मापी यानी कि स्पिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। जब कुछ कारण बीपी बढ़ता है और ऐसा ही लॉन्ग टर्म तक रहता है तो हार्ट में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होने के लिए डिस्टरबेंस आता है। जैसे कि ब्लड का गाढ़ा होना, ब्लड में द्रव यानी पानी की मात्रा बढ़ना और ब्लड वेसल्स का व्यास यानी कि डायमीटर का कम होना, ये सब होने के खतरे पैदा होते हैं। ऐसा होने से हार्ट को ज़्यादा बल लगाकर धड़कना पड़ता है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचते हैं। उस जगह पे सूजन होती है, वहाँ पे WBCs यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जमा होती है एंड रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल भी वहाँ पे जमा होता है। एंड ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कम होता है, सो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जब डायमीटर कम होता है तब ब्लड ठीक से फ्लो नहीं होता और हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से रक्त प्रवाह रुकने की वजह से इन भागों को ऑक्सीजन एंड पोषक तत्व नहीं मिलते। इस तरह ये धीरे धीरे डैमेज होते हैं। अगर हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ये दिमाग में होता है तो यहाँ भी ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, मेरे साथ इसका सलूशन जानते हैं। जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है वहाँ पे उस हिस्से को बड़ा कर दो, यानी कि डायमीटर को बड़ा कर दो, कुछ इस तरह से। इसमें एक ट्यूब रखी जाती है, उसे स्टेंट बोलते हैं और इस ऑपरेशन को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब इस वेसल में ब्लड ठीक से फ्लो होता है। यहाँ पे फर्स्ट हार्ट की कंडीशन है नॉर्मल,
तो इसका बीपी होगा 120/80। 120 हुआ सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। सेकेंड हार्ट की कंडीशन है लो बीपी। इसमें वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस स्लो होता है। इसकी वजह से पूरे बॉडी में ठीक तरह से ब्लड सर्कुलेट नहीं होता या कम सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल्स की वॉल पे ब्लड का प्रेशर कम होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर लो होता है। मतलब इस कंडीशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर कम आएगा। लो ब्लड प्रेशर की रेंज है 90/60। 90 होगा सिस्टोलिक, 60 है डायस्टोलिक। थर्ड हार्ट का कंडीशन है हाई बीपी। हाई बीपी में वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत फास्ट होता है और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल पे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और बीपी हाई आता है। और हाई बीपी की रेंज है 140/90। ये होता है ईसीजी का रिपोर्ट। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी टेस्ट में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के द्वारा वेव फॉर्म में दिखाई जाता है। जब एक वेव फॉर्म कंप्लीट होती है, इसका मतलब है हार्ट ने एक बार पंप कर दिया, मतलब एक हार्ट बीट कंप्लीट हुआ। एक हार्ट बीट को कितना टाइम लगा, ये ईसीजी रिपोर्ट में पता चलता है। ईसीजी रिपोर्ट रीड करते समय 5 वेवफॉर्म को देखा जाता है, PQRST। हार्ट के धड़कने के टाइम पे जब ऊपर वाले चेंबर में यानी कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब एक वेव क्रिएट होती है, इसका नाम है पी वेव। नीचे वाले चेंबर में मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब QRS वेव क्रिएट होती है। फिर जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, फिर से एक वेव क्रिएट होती है, इसका नाम है टी वेव। ये साइकिल कंप्लीट होने के लिए 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, मतलब सभी वेव फॉर्मेशन का टाइम है 0.8 सेकेंड। नॉर्मल ग्राफ ऐसा ही होता है। अगर वेव में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है, कुछ डिस्टरबेंस आता है, तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ग्राफ से हमें ऐसा समझ में आता है कि पी वेव में कुछ प्रॉब्लम है तो एट्रियम में प्रॉब्लम है, QRS में कुछ प्रॉब्लम है तो वेंट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम है। QRS का समय 0.08 to 0.10 सेकेंड का होता है। एंड जब टी वेव में प्रॉब्लम होता है तो इसका भी मतलब है वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है। वेव्स का बीच का समय नॉर्मल होना चाहिए। PR वेव को PR इंटरवल बोलते हैं। अगर PR नॉर्मल से शॉर्ट आता है तो इसका मतलब है हार्ट नॉर्मल से फास्ट धड़क रहा है। अगर PR इंटरवल लॉन्ग आता है तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में स्लो प्रोसेस हो रही है, तो इस कंडीशन में हार्ट बीट स्लो होंगे। हार्ट में कुछ डैमेज होने लगता है तो Q वेव जितनी बड़ी उतना हार्ट डैमेज हो रहा है, ऐसा पता चलता है। इस पॉइंट को, इस वेव को हार्ट अटैक पॉइंट और वेव भी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हेल्थ लॉगिन को देखते रहे और हेल्थ लॉगिन को सब्सक्राइब करें।